गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम देखेंगे कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले हमने देखा था इसका नेचर के बारे में कि मानव का और जो प्रकृति का जो नेचर है या ह्यूमन ज्योग्राफी की जो नेचर है दैट इज चेंजिंग रिलेशनशिप विद द नेचर। प्रकृति के साथ में मनुष्य के बदलते हुए संबंधों का जो अध्ययन है वो हमारा मानव भूगोल है। और इसके अंदर हमने डेफिनेशन देखा था। अभी आज हम बात करते हैं इसमें स्कोप, यानी कि इसका विषय क्षेत्र क्या है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र के अंदर हम किन किन चीजों को इसमें इंक्लूड करेंगे। विषय क्षेत्र या सब्जेक्ट मैटर जिसको बोलते हैं। तो विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत से ज्योग्राफर ने इसके बारे में बताया था, लेकिन हम उनमें से एक का लेंगे जिसमें हमारे सामने है एल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन कौन थे? एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। अमेरिकन ज्योग्राफर जिन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया, एक चार्ट के माध्यम से बताया। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो मानव भूगोल की जो विषय क्षेत्र है उसमें हमें किन किन बातों को इंक्लूड करना है, किस किस विषय को हमें इसके अंदर शामिल करना है, क्या क्या वो चीजें हो सकती है जिसको हम इसके सब्जेक्ट मैटर के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें इसने सबसे पहले 3 बड़ी बातें बताई। उसके अंदर सबसे पहला क्या है? पहला इसके अंदर है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक दशाएं जिसको बोलते हैं। भौतिक दशाएं क्या है? यदि भौतिक दशाओं की बात करें तो नेचर ने, प्रकृति ने हमें जो चीजें प्रोवाइड करवाई है वो सारी की सारी हमारी किसमें आती है? फिजिकल कंडीशंस के अंदर आती है। और फिजिकल कंडीशन में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जैसे कि लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियां, लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियां। उसके बाद में इसमें हमारा आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, हमारी जो प्रकृति, हमारा जो धरातल है उसकी संरचना कैसी है। उसके बाद में आता है हमारा इसमें सॉइल, मिट्टियां, सॉइल्स। उसके बाद में फिर हमारा इसके अंदर आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। फिर हमारा इसके अंदर आता है हमारे इसके अंदर जो और चीजें यदि हम इसमें इंक्लूड करें तो लैंड फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियां। ये चीजें वो है जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करवाई है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इन चीजों के साथ में ह्यूमन का इंटरेक्शन चलता है, क्योंकि कोई भी हमारे सामने, चाहे वो फॉर्म ऑफ लाइफ, दूसरा जो हमारे इसमें पॉइंट रहेगा दैट इज फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के रूप, जीवन के रूप। अब वो जीवन के रूप क्या हो सकते हैं? फॉर्म ऑफ लाइफ। यदि बात करते हैं इसके अंदर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो जीवन के रूप में फॉर्म ऑफ लाइफ। अब फॉर्म ऑफ लाइफ की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 चीजें आती है फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर। पहला इसके अंदर हमारे आता है प्लांट्स। फिर उसके अंदर आता है हमारा एनिमल्स, और लास्ट में हमारा आता है ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानव। ये जो चीजें हैं वो क्या करती है? इस फिजिकल कंडीशंस के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, ये हमारे सामने है जीवन के रूप के। अब ये जो जीवन के जो रूप है ये भौगोलिक दशाओं के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, और उससे जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जो थर्ड कैटेगरी यानी कि तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं मानवीय अनुक्रिया यानी कि ह्यूमन रिस्पॉन्स। तो ये 3 चीजें सबसे पहले हंटिंगटन ने बताई है अपने इसके अंदर कि जब हम इसके स्कोप की बात करते हैं, इसके विषय क्षेत्र की बात करते हैं, तो फिजिकल कंडीशन,
दूसरा हमारा रहेगा फॉर्म ऑफ लाइफ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और तीसरा हमारा इसके अंदर रहेगा ह्यूमन रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स, मानवीय अनुक्रिया। अब जब ये फॉर्म ऑफ लाइफ फिजिकल कंडीशन के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, तो जो रिस्पॉन्स हमारे सामने आता है वो किस रूप में आएगा? वो रिस्पॉन्स की यदि हम बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं एक सेटलमेंट, बस्ती जिसको हम बोलते हैं। अब ये बस्ती क्या है? ये मानव का और प्राकृतिक पर्यावरण का जो इंटरेक्शन हुआ है उसका रिस्पॉन्स के रूप में हमारे सामने क्या आई है? बस्ती। अब ये कैसे आई है? नेचर ने हमें क्या दिया है? वाटर दिया है, सॉइल दिया है, मिनरल्स दिए हैं। उसको मानव ने अपने टेक्निकल माइंड से, अपने साइंटिफिक नॉलेज से उसको क्या कर दिया है? कन्वर्ट किया है, मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने से फिर हमारे सामने क्या है? सेटलमेंट्स। आप जिस बेंच पे बैठे हैं, जिस डेस्क पे आप बैठे हैं, जिस कॉलेज में आप हैं, क्या मनुष्य ने मिट्टी बनाई है? नहीं बनाया है। तो मिट्टी हमें कहां से मिली है? प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से। और ह्यूमन ने क्या किया है? इसके साथ में इंटरेक्शन किया है, और इस इंटरेक्शन से जो ईंट हमारे सामने बन के आई है, जो ब्रिक्स आई है, दैट इज द रिस्पॉन्स। वो हमारे सामने क्या है? रिस्पॉन्स आया है। अब ये जो रिस्पॉन्स है, ह्यूमन जो रिस्पॉन्सिव है, उसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हंटिंगटन ने बताया था कि मनुष्य जो नेचर के साथ में इंटरेक्शन करता है, अंतरक्रिया जो करता है, उसका जो रिस्पॉन्स निकल कर आता है, जो अनुक्रियाएं निकल कर आती है, वो उसको हमने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। इसको हम इस 4 कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं, जिसमें पहला आता है इसमें मटेरियल नीड्स, रिस्पॉन्स के रूप में। मटेरियल नीड्स यानी कि जिसको हम भौतिक आवश्यकताएं जिसको हम बोल सकते हैं, मटेरियल नीड्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये भौतिक आवश्यकताएं क्या होती है? जब ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ, प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, इनका जब ओरिजिन हुआ उस टाइम इनको सिर्फ 3 बातों की रिक्वायरमेंट थी, जिसको हम मटेरियल नीड्स के अंदर बोलते हैं। वो मटेरियल नीड्स क्या है? क्लोथ, जिसको हम बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ये क्या थे? फूड, क्लॉथ और शेल्टर। ये जो चीजें हैं इसमें हमारे सामने निकलकर इसमें आई है, शेल्टर। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, 3 चीजें। इसके बाद में फिर आता है इसमें फंडामेंटल ऑक्यूपेशन। फंडामेंटल ऑक्यूपेशन यानी कि मनुष्य ने यहां से निकलने के बाद में, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान की जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, फिर उसने कुछ व्यवसाय के बारे में सोचा, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑक्यूपेशन। अब वो जो फंडामेंटल ऑक्यूपेशन है वो क्या है? वो जब मनुष्य का ओरिजिन हुआ, उसके तुरंत बाद जब उसने नेचर के साथ में रिस्पॉन्स करना शुरू हुआ, रिस्पॉन्स करना उसने शुरू किया, तो उस टाइम जो ऑक्यूपेशन थे वो हमारे सामने आए एज ए फंडामेंटल ऑक्यूपेशन के रूप में, जिसमें हम लिख सकते हैं कि सबसे पहला यदि बात करें इसके अंदर, तो उसमें हमारा मान लीजिए एक है गैदरिंग। गैदरिंग आज भी वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी जनजातियां जो गैदरिंग का काम करती है, संग्रहण जिसको हम बोलते हैं। संग्रहण के अंदर हम जितने भी जो फ्रूट्स है, लीव्स है या रूट्स है, उनको जो है डायरेक्टली तोड़कर यूज करते हैं। ठीक है। गैदरिंग के अंदर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है, जितने जो एडिबल जो थिंग्स होती है, उनको हम क्या कलेक्ट करते हैं, इनका हम यूज करते हैं, और यदि एक्सेस वो हमारे लिए कलेक्ट हो गई है तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं लोकल मार्केट के अंदर। तो सबसे पहला यदि बात करें तो गैदरिंग, और उसके बाद में फिर आया हंटिंग, आखिर पशुओं को मारना जिसको बोलते हैं। ये 2 जो कैटेगरी के ऑक्यूपेशन है, इनको ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर द गैदरिंग और हंटिंग। अकेट और संग्रहण सबसे प्राचीनतम व्यवसायों में इनकी गणना होती है। फिर मनुष्य ने क्या किया, लंबरिंग, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, लंबरिंग, इसके बाद में फिर एनिमल रियरिंग यानी कि पशुओं को पालना है। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर आ गया, उसके बाद फिशिंग आ गया, मछली पालन आ गया, और माइनिंग यानी कि खदानों से मिनरल्स को निकालना। दीज आर द सम फंडामेंटल ऑक्यूपेशन। अब आप इनका रिलेशन देखिए कैसे होगा कि हम धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको हम क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ये गैदरिंग, हंटिंग, लंबरिंग, एनिमल्स रियरिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, दीज आर आल्सो नॉन एज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मनुष्य है यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को यूज करता है। कहाँ से लेता है? नेचर से। देयर इज नो प्रोसेस, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है अभी। वो डायरेक्टली क्या है, नेचर से चीजों को लेगा और अपने लिए उसको यूज करेगा। तो ये जो यूज है, जो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं नेचर से, इसको हमने प्राइमरी सेक्टर का या प्राइमरी एक्टिविटीज का नाम भी इसमें दिया है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ऑक्यूपेशन। उसके बाद में फिर आता है हमारा एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं कार्य कुशलता। अब कार्य कुशलता, ये जो चीजें हैं, चाहे वो गैदरिंग की बात करें, हंटिंग की बात करें, लंबरिंग की, इसमें हमें कोई ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं एफिशिएंसी, तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, विनिर्माण के उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स। यानी कि मनुष्य ने जब अपना फंडामेंटल ऑक्यूपेशन जब वो सेटअप हो गया, तो फिर उसने क्या कर दिया कि इन चीजों को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के द्वारा, विनिर्माण उद्योगों के द्वारा उन चीजों का उसने क्या फॉर्म को चेंज किया, फॉर्म चेंज होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हंटिंगटन ने जो अपना एक पिक्चर के द्वारा किस प्रकार से इसको जो है समझाने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले हमारे पास में वही चीजें रहेंगी जिसमें हमारे आती है सबसे पहले फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक दशाएं। अब भौतिक दशाओं को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसके अंदर हमारी आती है क्लाइमेट है, सॉइल है, नेचुरल वेजिटेशन है, या इसके अंदर स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अर्थ पहले आती है हमारे पास, अर्थ एज ए ग्लोब के रूप में, ठीक है। फिर हमारे पास में आते हैं लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियां, ठीक है, या स्थल रूप जिसको बोलते हैं। देन हमारे पास में आते हैं वाटर बॉडीज, जिसको बोलते हैं वाटर बॉडीज। देन हमारे पास में इसमें आते हैं सॉइल्स और मिनरल्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स। देन हमारे पास इसमें आते हैं क्लाइमेट, जलवायु। तो सबसे पहले फिजिकल यानी कि भौतिक दशाओं में हमारे सामने क्या है, पृथ्वी है ग्लोब के रूप में, फिर लैंड फॉर्म्स है, फिर वाटर बॉडीज है, सॉइल और मिनरल्स है, और क्लाइमेट। फिर हमारे सामने आते हैं ये फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के रूप। अब जीवन के जो रूप होंगे वो हमारे किस सामने होंगे, वो एनिमल्स के सामने, एनिमल्स के रूप में हो सकते हैं, वो प्लांट्स के रूप में हो सकते हैं, और वो ह्यूमन बीइंग के रूप में हो सकते हैं, मानव के रूप में, ह्यूमन बीइंग्स के रूप में। तो दीज आर द 3 फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर हमारी उसमें आती है कि अब ये जो रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है, वो किस रूप में आएंगे। पहला हमारा फिजिकल कंडीशन, दूसरा फॉर्म ऑफ लाइफ, और तीसरा हमारा है रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिस्पॉन्स।
ह्यूमन रिस्पॉन्स में पहला हमारे लिए क्या रहेगा? मैटेरियल नीड्स, यानी कि भौतिक आवश्यकताएं जिसको बोलते हैं, भौतिक आवश्यकता। दूसरा हमारे पास इसमें क्या रहेगा? फंडामेंटल ऑक्यूपेशन, फंडामेंटल ऑक्यूपेशन जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे लंबरिंग है, एग्रीकल्चर है, एनिमल रियरिंग है। फिर इसमें हमारा आता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि कार्य कुशलता, कार्य कुशलता। और फिर हमारे आते हैं हायर नीड्स, उच्च आवश्यकताएं जिसमें हमें गवर्नमेंट की, एजुकेशन की, साइंस की जरूरत पड़ती है। ये चीजें इसके अंदर आती है। इस प्रकार से आप पिक्चर्स के रूप में भी इसको बनाकर लिख सकते हैं। बाद में जो रिस्पॉन्स हमारे अलग अलग निकलकर सामने आते हैं ह्यूमन के रिस्पॉन्स, तो उसमें रिस्पॉन्सेस की ये, क्योंकि ये ह्यूमन रिस्पॉन्स में मटेरियल है, फंडामेंटल, एफिशिएंसी और हायर नीड्स है। इसमें फिर अलग से यदि हम इनकी एक कैटेगरी और बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो मैंने पहले आपको बताया था, जिसमें शुरू वाले मटेरियल नीड्स के अंदर आप लिख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, ठीक है। फंडामेंटल ऑक्यूपेशन में जो हमारे ऑक्यूपेशन है इसमें हंटिंग है, गैदरिंग है, एनिमल रियरिंग है और एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, लंबरिंग है, ये सारे के सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। एफिशिएंसीज के अंदर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये हमारे इसमें आएंगे। और लास्ट हायर नीड्स की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट, साइंस, आर्ट, रिलीजन। तो इस प्रकार से आप जो है इसको पिक्चर के रूप में भी बनाकर जो लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन चीजों को, ये जो रिस्पॉन्सेज रहेंगे सारे के सारे, ये हम अपने इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये रिस्पॉन्स आए कहां से हैं? ये मनुष्य के और प्राकृतिक पर्यावरण के आपस में इंटरेक्शन के द्वारा इन रिस्पॉन्सेज का ओरिजिन हुआ है। और इन्हीं रिस्पॉन्सेज को हम अपने ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज है और यदि इसका विषय क्षेत्र की बात करें तो वो बहुत लार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा जैसे कि गवर्नमेंट का हमने इसमें देखा, ये इसमें लंबरिंग का हमने देखा और एनिमल गैदरिंग, हंटिंग देखा। तो आने वाले टाइम के अंदर जो हम चीजें स्टडी करेंगे वो सारी के सारी इसके अंदर से ही हमें देखने को मिलेंगे। और यही हमारा जो है मेन जो इसके रिस्पॉन्सेज है वही हमारा इसके अंदर विषय क्षेत्र रहेगा। तो ये जो था मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, प्रकृति और विषय क्षेत्र। एक पॉइंट इसके अंदर और है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, कि जो मानव है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो जो अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए अदर सोशल साइंस के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। इसकी यदि बात करें तो डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी फॉर सब्जेक्ट मैटर टू अदर सोशल साइंसेस। यानी कि ये जो मानव भूगोल है इसका जो विषय क्षेत्र है, सब्जेक्ट मैटर है, ये नहीं है कि पूरा का पूरा ये ज्योग्राफी से ही है। इसने अपने विषय क्षेत्र को दूसरे सामाजिक जो विज्ञान है उनसे भी लिया है, ग्रहण किया है। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो कौन कौन से वो सामाजिक विज्ञान हो सकते हैं जहां से ह्यूमन ज्योग्राफी ने अपने सब्जेक्ट मैटर को कलेक्ट किया है, गैदर किया है या उसे लिया है। इसमें एक है डेमोग्राफी। जनगणना जिसको हम बोलते हैं। तो डेमोग्राफी जो है बाद में बन गई हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। क्या बन गई? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसके बाद में इसी तरह से हमारी जैसे जो हमारी इकोनॉमिक्स है,
इकोनॉमिक्स को हमने बाद में बना दिया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। और इसी तरह से जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, इसको हमने बना दिया आगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन जो ज्योग्राफी है वो अपने सब्जेक्ट मैटर के लिए ये नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी से, बल्कि दूसरे जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उनसे भी कुछ मैटर को यहाँ पर लिया है, ग्रहण किया, तब जाकर ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है या विषय क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो गया है। तो और भी बहुत सारे सोशल साइंस है जहां से इसने अपना सब्जेक्ट मैटर को लिया है। तो ये तो था आज हमारा टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। और आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे इसके अंदर अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके।